चलिए, तो यहां से हम पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न से पहले आप सभी का दिशा एकेडमी में स्वागत है। मैं संतोष सर आपके बीच प्रैक्टिस सेट 7वां लेके आया हूं। 7वें प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी लोग ध्यान से प्रश्नों का जवाब दीजिएगा और चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ से हम डेली डेली जो है हम ये लेके आ रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, नीचे कैप्शनिंग में चल रहा हुआ है कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रेगुलर प्रैक्टिस सेट practice session at 9 p.m. from 15th June 2021. प्लीज ज्वाइन। देखिए यहाँ नीचे चलता आ रहा है, तो आप लोग जो है उसको ज्वाइन करिएगा। डेली का डेली चलेगा। तो चलिए अब यहाँ से जो है ज्यादा समय ना लगाते हुए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न नंबर 1 लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, आप सभी लोग जो है वो रेडी होंगे। और बहुत सारे लोग नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनको सभी ग्रुपों में मैसेज कर दीजिए कि जो है सेशन स्टार्ट हो गया है, तो वो लोग ज्वाइन करें। सेशन स्टार्ट हो गया, सब लोग ज्वाइन करें। सभी सभी ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कि ज्वाइन करें सभी लोग। जो जो ग्रुपों में है उनमें आप मैसेज कर दीजिए कि ज्वाइन हो जाएं सब लोग, तो ताकि ज़्यादा ज़्यादा लोग रहेंगे तो अच्छा रहेगा, सभी लोगों तक मैसेज जाएगा। आप सभी लोग अपने अपने ग्रुपों में जो है इस लिंक को शेयर कर दीजिए प्लीज़, ताकि सभी को इसका मैसेज जो है वो मिल जाए, सभी को इसका मैसेज मिल जाए। तो प्लीज़ जो है वो सभी को शेयर कर दीजिए। चलिए, तो यहाँ से हम पहला प्रश्न लेते हैं। सभी लोग ओके? ऑल ओके? चले, तो चैनल को जो लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। और आपके जो भी कमेंट रहेंगे आप चैट बॉक्स में हमको लिखिएगा, तो हम उसको सुधार करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न यहां से लेते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। चलिए, पहला प्रश्न है, ध्यान देखिएगा ध्यान से। निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद पर अधिक बल दिया? कर दीजिए प्लीज, ताकि सभी को इसका मैसेज जो है वो मिल जाए। निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद पर अधिक बल दिया? चार्ल्स डार्विन, लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, कोहलबर्ग। जवाब 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 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और जवाब का इंतजार है। जवाब जवाब कमल मंडा 2, श्रेणीदान 3। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न क्या कह रहा है। हाँ, शेषदान 3, सतपाल यादव 2, श्रेणी चारण मयूरी दावी 3, रेनू राठौर, वंदना बी, जगदीश चौधरी 2, अभिषेक यादव 2, पृथ्वी गुज्जर 3, शेषदान 3। हमने पढ़ाया हुआ था, एक बताया हुआ था सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, और दूसरा मैंने बताया हुआ था, एक सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म मैंने बताया हुआ था, और दूसरा मैंने बताया हुआ था सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म और कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। दो के बारे में चर्चा करी गई हुई थी, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म और कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। आप लोगों को याद होगा तो याद होगा, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म और कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म दो के बारे में चर्चा करी गई थी। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म किसको कहा जाएगा और कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म किसको कहा जाएगा। चलिए, तो जवाब ले लेते हैं, जवाब देखते हैं क्या है, आंसर क्या है। आंसर यहाँ पे राइट आंसर जो है वो 2 है। राइट आंसर इसका 2 है। कौन है? तो इसके जो है कौन है, वाइगोस्की जी इसके जो है वो राइट आंसर है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सभी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है। चलिए, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से। अगला प्रश्न है, हाँ, वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है?
वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है? किसके द्वारा? हरि सिंह 2, हेमलता सरागरा। चलिए चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी लोग। तो इसके ऑप्शन है कुछ इस तरह से। ऑप्शन है अनुकूलन एवं संगठन, पुरस्कार एवं दंड, सामाजिक सामाजिक पारस्परिक क्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया संबंध। वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है? अनुकूलन एवं संगठन यानी एडाप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, पुरस्कार एवं दंड, सामाजिक पारस्परिक क्रिया यानी सोशल इंटरेक्शन, उद्दीपन अनुक्रिया संबंध। किसके द्वारा, किसमें? तो जवाब आ रहे हैं श्रेणी चारण 3, शेषदान 3, जवाब जवाब कमल मंडा 3, जगदीश चौधरी 3, सतपाल यादव, दीनू राठौर, सगुन सोनी, मयूरी दावी। हाँ और ओके ओके, तो सभी के आंसर आने चाहिए, सभी के आने चाहिए। विशाल सिंह 3, चलिए निधि यादव 3, शैलेश पाठक 1। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। आप लोगों को बताया गया था, इसमें कहा गया था कि वाइगोस्की जो है वो सोशल इंटरेक्शन पर ज्यादा क्रेडिट देते हैं। तो यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन जो तीसरा वाला जवाब है वो सही आंसर है। तीसरा वाला आंसर जो है वो सही है, सामाजिक पारस्परिक क्रिया, सोशल इंटरेक्शन इसका सही आंसर है। तो 3 जो जवाब जिन लोगों ने दिया है वो 3 इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं, अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, हाँ अगला प्रश्न है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहलवर की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? यह सीटेट के 2015 में प्रश्न आया हुआ है। हाँ सही है, सभी लोगों ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है। सुरेखा वसावा, पृथ्वी गुज्जर, हेमलता, इन सभी लोगों ने जो दूसरे वाले प्रश्न का जवाब बहुत बढ़िया दिया हुआ है। सारे लोगों ने प्रश्नों का जवाब, शैलेश पाठक जी इसका जवाब जो है वो 3 है, तो 3 इसका राइट आंसर है। चलिए अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ रुक करते हैं। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जरा तीसरे प्रश्न को ध्यान से देखिए कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि यह आपके लिए करे और मैं, मतलब आप यह मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहलवर की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? अच्छा लड़का लड़की की अभिमुखीकरण, सामाजिक अनुबंधन अभिमुखीकरण, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण या दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण। जिसमें मैंने बताया हुआ था क्या कि गिव एंड टेक, जिसमें मैंने बताया हुआ था गिव एंड टेक, गिव एंड टेक किसमें आएगा? गिव एंड टेक या टिट फॉर टैट, गिव एंड टेक या टिट फॉर टैट किसमें आएगा? गिव एंड टेक या टिट फॉर टैट किसमें आएगा? अच्छा लड़की लड़का, या फिर सामाजिक अनुबंधन अभिमुखीकरण, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण। नैतिक तर्कणा किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? जब बच्चा यह कहे कि आप मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूं, आप मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूं। ये किस में आएगा? मयूरी दावी 3, सुरेखा वसावा, सगुन सोनी, सतपाल यादव 3, कमल चौधरी 3, दीनू राठौर 3। चलिए इसका जो जवाब है वह लगभग सही आ रहा है। तो इसका जवाब जो है वो 3 है, 3 है। बहुत बढ़िया, सारे लोगों ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है, 3 इसका राइट आंसर है। तो चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं, अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। चौथा प्रश्न है, बहुत ध्यान से चौथा प्रश्न को पढ़ना है। एक भाषा कक्षा में एक शिक्षक छात्रों को समूहों में बातचीत करने और फिर एक दूसरे के साथ कविता पर अपनी अभिव्यक्ति प्रतिक्रिया साझा करने के लिए कह रहा है। यह कार्य सामाजिक अंतःक्रिया को बढ़ावा देता है। इसकी वकालत के द्वारा की गई है। यहाँ पे कह रहा है, पहले वापस से प्रश्न लंबा है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। ये सीटेट की 2021 में प्रश्न आ चुका है। सही, सभी लोगों ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है। वंदना मंडा बहुत बढ़िया जवाब दे रही हैं, शैलेश पाठक जी आपने भी बहुत बढ़िया जवाब दिया हुआ है। चलिए अब अगला वाला प्रश्न, चौथे वाले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। चौथा वाला प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, एक भाषा कक्षा में एक शिक्षक छात्रों को समूहों में बातचीत करने और फिर एक दूसरे के साथ में कविता पर अपनी अभिव्यक्ति प्रतिक्रिया साझा करने के लिए कह रहा है। यह कार्य सामाजिक अंतःक्रिया को बढ़ावा देता है। इसकी वकालत किसके द्वारा की गई? इसके जवाब है वाइगोस्की के द्वारा, या फिर स्किनर के द्वारा, या फिर पियाजे के द्वारा, या फिर चॉम्स्की के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? इसकी वकालत किसके द्वारा की गई है? किसने कहा कि ग्रुप में बात करनी चाहिए? किसने कहा कि ग्रुप में इंटरेक्शन करना चाहिए?
सामाजिक अंतःक्रिया पर बढ़ावा देने के लिए किसने बात कही है? जवाब, सामाजिक अंतःक्रिया देने पर किसने बात करी है? जवाब, जवाब, कमल चौधरी एक, श्रेणीदान, वंदना मंडा, सतपाल यादव, कमल चौधरी वाइगोस्की, सही बात है। नागेंद्र सिंह सोढ़ा, जगदीश चौधरी, सुरेखा वसावा, दीनू राठौर, सही है, सही है। शेषदान, श्रेणीदान चारण एक एक, मयूरी दावी, निधि यादव एक, शैलेश पाठक एक। चलिए बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। बहुत सारे लोग नहीं जुड़े हुए, जरा उनको मैसेज करिए कि जो अपने जूम के बच्चे हैं वो जूम के बच्चे इस पे जुड़े नहीं हैं, उनको मैसेज करिए कि कहाँ है, वो लोग भी जुड़ जाएं। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो एक है, राइट आंसर इसका एक है। बहुत बढ़िया, सारे लोगों ने बहुत बढ़िया जवाब दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे इस तरह से, शिक्षिका ने ध्यान दिया कि गौरी, शिक्षिका ने ध्यान दिया कि गौरी, गौरी एक लड़की है, गौरी को ध्यान करना है, अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर पा रही, यानी गौरी अपने आप किसी समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है, परंतु वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा कर सकती है। शिक्षिका ध्यान दे रही है, शिक्षिका जो है वह ध्यान दे रही है, क्या ध्यान दे रही है कि गौरी, शिक्षिका ध्यान दे रही है कि गौरी अपने आप किसी समस्या का समाधान तो नहीं कर पा रही है, परंतु वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा कर सकती है। इस मार्गदर्शन को कहेंगे, क्या कहेंगे इस मार्गदर्शन को? जेडपीडी कहेंगे, इस मार्गदर्शन को एमक्यू कहेंगे। जेडपीडी मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एमक्यू मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, या फिर प्री ऑपरेशनल थिंकिंग कहेंगे, या स्कैफोल्डिंग कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? जवाब, एक टीचर ने ध्यान दिया कि गौरी नाम की लड़की है जो अपने से अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है, परंतु वह किसी वयस्क साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहेंगे? इस मार्गदर्शन को जेडपीडी कहेंगे, या इस मार्गदर्शन को मोर नॉलेजेबल अदर कहेंगे, या इस ऑपरेशन इस जो है जो प्रक्रिया चल रही है उसको कहेंगे प्री ऑपरेशनल थिंकिंग, या इसे कहेंगे स्केप फोल्डिंग? क्या कहेंगे? जवाब, 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 हेमलता एक, जगदीश चौधरी एक, जगदीश श्रेणीदान चारण दो, शेषदान। बहुत ध्यान से जवाब दीजिए, बहुत ध्यान से जवाब, बहुत ध्यान से जवाब, बहुत ध्यान से जवाब दीजिए। पहले प्रश्न को पढ़िए, पहले प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न को पहले पढ़िए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए, उसके बाद जवाब दीजिए। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद जवाब दीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। जेडपीडी कैसे हो सकता है? जेडपीडी कैसे होगा? जेडपीडी में क्या है? जेडपीडी में तो बस इतना ही पता लगाना है कि वह कहां पे है। और एमकेओ, चलिए इसका आंसर पहले देख लेते हैं, आंसर के बाद हम आपको बात करेंगे। चलिए यहाँ पे जो जवाब है वह चार है। वह कैसे है? मैंने कहा कि जेडपीडी कैसे होगा, एक बार मैंने आप लोगों को चर्चा चलाई हुई थी, मैंने एक बार आप लोगों को चर्चा चलाई हुई थी, पहली बार यही मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। मैंने बताया हुआ था कि जैसे कोई एक व्यक्ति है, वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, वह इतना तो जानता है, उसके पास इतनी कैपेसिटी है, और वह इतना तक कर सकता है, इतना तक कर सकता है, और एक टीचर की मदद से वह यहां तक, वह ये इतना तक तो अपने तक कर सकता है, इसमें वह जा सकता है यहां तक अपनी कैपेसिटी लगा करके, और थोड़ा और जा सकता है, तो टीचर की मदद से वह इतना कर सकता है, टीचर की मदद से वह यहां तक आ सकता है। तो ये जो पता करना है, जो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जो संभावित क्षेत्र पता करना है, वो संभावित क्षेत्र है, खाली संभावित क्षेत्र करने का काम जेडपीडी कहता है। जबकि अब उसको जो सपोर्ट देना है, जो सपोर्ट देने का काम है, वह सपोर्ट देने का काम इसके फोल्डिंग कहलाता है। सपोर्ट देने का काम इसके फोल्डिंग कहलाता है। जो सपोर्ट देंगे, सपोर्ट कौन देगा? एमकेओ, मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर लोग उसको सपोर्ट देंगे। जेडपीडी क्या कहेगा? ये जेडपीडी है, ये जेडपीडी है, जो सपोर्ट देने वाला है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मोर नॉलेजेबल अदर। और वहीं जो सपोर्ट देने की जो प्रक्रिया हो रही है, जो प्रक्रिया चल रही है, वो प्रक्रिया कहलाएगी क्या? वो मार्गदर्शन जो कहलाएगा, जो सपोर्ट कहलाएगा, उस सपोर्ट को कहते हैं इसके फोल्डिंग, मंच प्रदान करना। तो यहाँ पे जो जवाब सही है, वो जो जवाब है, वो जवाब है चार, इसके फोल्डिंग। तो बहुत ध्यान से, मैंने पहले ही कहा कि बहुत ध्यान से जवाब दीजिएगा, पहले समझिएगा। जेडपीडी का मतलब होता है संभावित क्षेत्र का पता करना, संभावित क्षेत्र का पता करना, सपोर्ट देना इसके फोल्डिंग कहलाता है। और यहाँ पे वही बात कही जा रही, परंतु वह वयस्क साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। तो वो जो मंच प्रदान किया जा रहा है, वो मंच जो कर पा रही है, वो कर पा रही, उसे कहेंगे इसके फोल्डिंग। चलिए, तो यहां तक हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। हाँ ब्रिजेश जी नमस्ते, प्रणाम। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, अगले प्रश्न की तरफ रुक करते हैं। अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ तरह से, निम्न में से किसने टेबुला रासा माना है? निम्न में से किसने बच्चे को टेबुला रासा माना है? निम्न में से किसने बच्चे को टेबुला रासा माना है? किसने? फ्रायड ने, जॉन लॉक ने, पियाजे ने, या स्किनर ने?
किसने माना है? किसने माना है? निम्न में से किसने बच्चे को टेबुला रासा या कोरिस्लेट, टेबुला रासा या कोरिस्लेट किसने माना है? जवाब आपकी स्क्रीन पे प्रश्न आ रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे प्रश्न आ रहा होगा, प्रश्नों का जवाब दीजिए। चलिए, तो निम्न में से किसने बच्चे को टेबुला रासा माना है? फ्रायड ने, जॉन लॉक ने, पियाजे ने, या फिर स्किनर ने? फ्रायड ने, जॉन लॉक ने, पियाजे ने, या स्किनर ने? किसने कहा हुआ है? कमल चौधरी, कमल चौधरी तीन कहां से? कमल चौधरी किस पर तीन का जवाब दे रहे हैं? कमल चौधरी किस बात पर तीन का जवाब दे रहे हैं? टेबुला रासा। हाँ, वंदना मंडा दो। सही बात है, सही बात है। तो यहां पे जो है इसका इसका जो राइट आंसर है वो कौन है? तो वो जॉन लॉक है। तो जॉन लॉक ने जो है ये कहा कि बच्चे जो है टेबुलर रासा है। उसी के संदर्भ में कहते हैं, जॉन लॉक ने उनकी पुस्तक सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन 1963 में बताया कि बच्चा जन्म के समय कोरी स्लेट के समान होता है, और अगर उसे आदर्श शिक्षा दी जाए, सद्गुणी बनाया जाए, अगर उसे आदर्श शिक्षा दी जाए तो बच्चा सद्गुणी बन सकता है, बच्चा जो है सद्गुणी बन सकता है, और उसकी नैतिकता का विकास किया जा सकता है। यानी उनकी पुस्तक थी सम थॉट कंसर्निंग एजुकेशन, ये उनकी पुस्तक थी। इस पुस्तक को 1963 में उसमें उन्होंने बताया कि बच्चा जो है कोरी स्लेट के समान होता है, और इसी में उन्होंने कहा, यह सुझाया कि बच्चों को अगर अगर शुरू में ही बच्चे को अगर अच्छी एजुकेशन दी जाए, आदर्श एजुकेशन दिया जाए, मतलब गुड मॉडल एजुकेशन दिया जाए, तो बच्चा जो है वह सुदृढ़ बन सकता है और बच्चे का विकास हो सकता है। तो चलिए, तो ये था। हाँ, हेमलता जी बढ़िया, आप बढ़िया जवाब दे रही हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। अगला प्रश्न है स्क्रीन पे आपके, वाइगोस्की के अनुसार भाषा सीखने शब्दों को अर्थ देने में, वाइगोस्की के अनुसार भाषा सीखने शब्दों को अर्थ देने में की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। वाइगोस्की के अनुसार भाषा सीखने और शब्दों को अर्थ देने में की, यहां पे की है, वो की ऑप्शन आएगा, को भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। तो किसको? भाषा प्रयोगशाला को, सामाजिक अंतःक्रिया को, विद्यालयी समय को, या पाठ्य पुस्तकों को? किसको जो है भाषा सीखने में और शब्दों को अर्थ देने में नकारा नहीं जा सकता है वाइगोस्की के अनुसार? किसको नकारा नहीं जा सकता है वाइगोस्की के अनुसार? वाइगोस्की के अनुसार किसको नकारा नहीं जा सकता है? जवाब 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 मंजू कुमारी जी, सेजदान, सगुन सोनी। हाँ, जो है राइट आंसर, राइट आंसर। नमस्ते सर, मनोज मंडा जी नमस्ते, सतपाल जी। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी के राइट आंसर आ रहे हैं, राइट आंसर आ रहे हैं सभी के, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी के जो है जवाब बढ़िया आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वह है क्या? दो, सामाजिक अंतःक्रिया। वाइगोस्की जी कहते हैं कि बच्चा जो है वह सामाजिक अंतःक्रिया करेगा जितना, उतना ही बच्चे के अंदर में भाषा सीखने को आएगा और शब्दों के रूप में आएगा। जबकि पियाजे जी क्या कहते हैं? पियाजे जी कहते हैं कि कोई सामाजिक इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है। यही दोनों लोगों के बीच में यही अंतर है, इसी बात का अंतर है। तो ये क्या कहते हैं? ये सामाजिक अंतःक्रिया पर ज्यादा जोर देते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, तो आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है। अगला प्रश्न है, हाँ, पियाजे वाइगोस्की के अनुसार वह कार्य जो बालक अकेले के लिए अत्यधिक कठिन है, वह वाइगोस्की के अनुसार वह कार्य जो बालक के अकेले के लिए अत्यधिक कठिन है, परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव है, कहलाता है। कहलाता है, क्या कहलाता है? ये कहते हैं कि वह कार्य जो बालक के अकेले के लिए अत्यधिक कठिन है, किसी बालक के अकेले के लिए अत्यधिक कठिन है, परंतु किसी प्रौढ़ या अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऐसे ही प्रश्न पीछे आ चुका है, ऐसे ही प्रश्न पीछे आ चुका है, क्या कहलाता है? कहलाएगा गाइडेड पार्टिसिपेशन, स्केफोल्डिंग, जेडपीडी, या अंतः वस्तुनिष्ठता, क्या कहलाएगा? ऐसा एक प्रश्न आ चुका है, ऐसा एक प्रश्न आ चुका है, क्या कहलाएगा? वह कार्य जो बालक अकेले के लिए, एक बालक के लिए अकेले के लिए कठिन है, परंतु किसी प्रौढ़ या अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव है, करना संभव है, कहलाता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जवाब मनोज मंडा तीन,
मंजू कुमारी 2, मयूरी दावी। अभी वापस से कंफ्यूज मत होइए, अभी वापस से कंफ्यूज मत होइए, अभी वापस से कंफ्यूज मत होइए। हाँ, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, वापस से कंफ्यूज मत होइए। यहां यह कहा जा रहा है, वह कार्य जो बालक अकेले के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ या अधिकुशल साथी की सहायता से करना संभव हो कहलाता है, करना संभव हो कहलाता है। वंदना मंडा सही है, राइट आंसर। यहाँ पे जो जवाब है वह क्या है, वो जेडपीडी है, जेडपीडी आएगा। यहाँ जेडपीडी पे फाइंड आउट किया जा रहा है कि यह कार्य है, यह कार्य बच्चे यहाँ फाइंड आउट किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे प्रश्न में यही कहा जा रहा है कि अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ या अधिकुशल साथी की सहायता से करना संभव है, तो ये खाली फाइंड आउट किया जा रहा है। इस फाइंड आउट को किसी किसी मदद से जब हम सपोर्ट दे देंगे तो कहलाएगा इसके फोल्डिंग, तब वो इसके फोल्डिंग आएगा। अभी तो हम खाली यही फाइंड आउट कर रहे हैं कि वह क्षेत्र कहां है, तो ये आएगा जवाब क्या, वो 3 आएगा, 3 आएगा। इसका राइट आंसर 3 है, वह है इसका 3। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। निम्न में से किस सिद्धांत ने संज्ञानात्मक विकास की सामाजिक मध्यस्थता युक्त सोशली मीडिएटेड प्रोसेस के रूप में देखा है? निम्न में से किस सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास की सामाजिक मध्यस्थता युक्त प्रक्रिया के रूप में देखा है? किसने देखा है, किसने देखा है, मतलब किसके रूप में? समाज सांस्कृतिक सोशियो कल्चरल सिद्धांत के रूप में, सामाजिक अधिगम के रूप में, मनोलैंगिक के रूप में, चिन्ह अधिगम सिद्धांत के रूप में? किस सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास की सामाजिक मध्यस्थता युक्त प्रक्रिया सोशली मीडिएटेड प्रोसेस के रूप में देखा गया है? किसमें? सोशली मीडिएटेड प्रोसेस के रूप में संज्ञानात्मक विकास को किसमें देखा गया है, किस सिद्धांत में? समाज की सांस्कृतिक प्रक्रिया मतलब समाज सांस्कृतिक सिद्धांत, समाज अधिगम सिद्धांत, मनोलैंगिक सिद्धांत या चिन्ह अधिगम सिद्धांत? सगुन 1, कमल मंडा 1, हरीश सिंह, हेमलता सरा, जवाब 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 आ रहे हैं। सुरेखा बेन, सतपाल यादव, मनोज मंडा, मंजू कुमारी, जेडपीडी, आपने पीछे वाला जवाब दे रही हैं। हाँ, नागेंद्र सिंह सोढ़ा, निधि यादव 1, विशाल सिंह 1, हाँ शेषदान 1। चले सही है, सभी के यहाँ पे जो जवाब आ रहे हैं वो एक है, समाज सांस्कृतिक सिद्धांत। ये जो है वाइगोस्की जी ने दिया हुआ है, समाज सांस्कृतिक सिद्धांत, वो जवाब एक यहाँ पे सही है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, लॉरेंस कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है, यानी उनकी कई कई सारी आलोचना की गई है। मैंने मेरा जो लेक्चर हुआ है वो वीडियो आपको कल वाले मिल जाएगा। अभी कल ही कल में पढ़ाया गया लॉरेंस कोहलबर्ग को, लॉरेंस कोहलबर्ग को अभी कल पढ़ाया गया है, वो आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने इनकी आलोचना के ऊपर बात किया हुआ है और इनका जो है वो इनका एजुकेशन इंप्लीकेशंस तथा पियाजे के और लॉरेंस कोहलबर्ग के बीच में अंतर क्या है, ये दोनों मैंने ये 3 पॉइंट कल मैंने कवर किया हुआ था, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी आलोचना की जाती है, इसमें से नीचे कुछ कथन दिए हुए, कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है? ये अलग अलग कथन है। अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया। कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया। कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा। इस आलोचना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन, यहां पे कौन सा कथन सही नहीं है? यहां पे ये प्रश्न है कौन सा कथन सही नहीं है, सॉरी यहां पे ना इसको आपको जोड़ना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, इसके बीच में एक नहीं भी प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है, प्रश्न में कौन सा कथन सही नहीं देखना है, यहां पे एक जोड़ लेना कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है इसको जोड़ना है आपको, यहां पे कौन सा कथन सही है ये नहीं, कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। चलिए जवाब जवाब सबके अलग अलग आ रहे हैं, किसी के 3 है, नीलम पाठक 4,
सतपाल यादव 2, उर्मिला परमार 3 2, विशाल सिंह, निधि, मनोज मंडा 2, मयूरी सिंह। हाँ चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। तो जवाब इसका है वह 2 है, 2 है। यहाँ पे मैंने कहा नहीं देखना है, नहीं देखना है तो नहीं में यानी ये नैतिक तर्क अपने अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है, अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। तो आलोचना में कौन सा कथन सही है, यानी पहली बात तो इन्होंने जो है ये इसको तो ये तो सही है दोनों। सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया, ये पियाजे के साथ साथ में चलते हैं। दूसरी बात यहाँ पे कहिए कोहलबर्ग का सिद्धांत जो है वो बच्चों के प्रत्युत्तरों पर केंद्रित करता है, मतलब वह बच्चों के प्रत्युत्तरों को शामिल करता है। ये उसके बाद वाला प्रश्न है, कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित किया। मैंने कहा था इन्होंने अपने अध्ययन में क्या किया है, इन्होंने अपने अध्ययन में पुरुषों को शामिल किया है, यानी यह भी जो है ये है सही है, यह भी सही है, और यहाँ पे जो यह और उसके बाद यह वाला भी सही है, यानी ये तीनों सही हैं। इस पे इनकी आलोचना नहीं की जाती है, इस पर इन्होंने तो किया हुआ ही है। मतलब ये तीनों इन्होंने अलग अलग करते हैं। ये वाली अवस्था नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए प्रत्युत्तर नहीं दिया। मैंने कहा था माइक्रो लेवल को ये क्या करते हैं, शामिल नहीं करते हैं। माइक्रो लेवल को ये शामिल नहीं करते हैं, छोटी छोटी बातों को ये शामिल नहीं करते हैं। मोरल के नैतिक तर्क के छोटे छोटे सोपानों को ये उत्तर नहीं देते। तो यहाँ पे जो दूसरा वाला जवाब है, ये दूसरा वाला जवाब ये इसका सही है, दूसरा जवाब। माइक्रो लेवल को ये जब जवाब नहीं देते हैं तो इसी पर ये बात कही गई है। चलिए अगला चलते हैं, अगली बात लेते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। हाँ चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है, वाइगोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता है। वाइगोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता है। यह सीटेट के 2015 में जवाब आया हुआ है, प्रश्न आया हुआ है। इसका जवाब ले लेते हैं, क्या है? व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, बच्चों को पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। कौन सा जवाब सही हो सकता है? नीलम पाठक, पवन कुमार, श्रेणीचारण, सभी लोग, नीतीश मंडा, जवाब सभी के सही आ रहे हैं। हाँ अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी लोग, अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी लोग। वाइगोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता है। क्या प्रमुख भिन्नता है? कि वो व्यवहारवादी सिद्धांतों की आलोचना करते हैं, बच्चों के पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका पर जोर देते हैं, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण जो है वह है, या ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। क्या है इसका सही आंसर? सही आंसर क्या है? जिन्होंने पढ़ा होगा वो अच्छी तरह जवाब दे सकते हैं। हाँ वंदना मंडा, सतपाल यादव, दीनू राठौर, मयूरी दाभी। जवाब हाँ, भाषा एवं चिंतन के बारे में, भाषा एवं चिंतन के बारे में क्या है, उनके दृष्टिकोण की भिन्नता है। वाइगोस्की तथा पियाजे के, वाइगोस्की तथा पियाजे में वह जो है भाषा और चिंतन के बारे में क्या है, वह भिन्नता है। क्यों? क्योंकि भाषा और चिंतन के बारे में, भाषा और चिंतन के बारे में वाइगोस्की जी कहते हैं कि वाइगोस्की जी के अनुसार समाज, वाइगोस्की जी के अनुसार समाज आता है, जबकि वाइगोस्की जी के अनुसार समाज आता है, जबकि जो है वह इनके पियाजे के अनुसार क्या आता है, उनकी जैविकी आती है, इनकी जैविकी आती है। ये क्या है, इनकी भिन्नता है, यही इनकी भिन्नता है। जो वाइगोस्की जी है वह समाज को जानते हैं, समाज को मानते हैं, समाज के आधार पर भाषा चिंतन होता है, जबकि जो है वह पियाजे के अनुसार जैविकी के अनुसार जो है वह होता है। तो ये इसी पर, बाकी तो सब सही है। वो अभी व्यवहारवादी की जो है आलोचना करते हैं, पियाजे जी भी और वाइगोस्की जी दोनों व्यवहारवादियों की आलोचना करते हैं। बच्चों के पालन पोषण पर परिवेश को जो है दोनों मानते हैं, दोनों कहते हैं कि परिवेश अच्छा होना चाहिए। वहीं ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं को दोनों वह संकल्पना करते हैं। ये दोनों वाइगोस्की और दोनों जो है वो कंस्ट्रक्टिविज्म को मानते हैं। वाइगोस्की और ये दोनों कंस्ट्रक्टिविज्म को मानते हैं, तो सक्रिय निर्माता के रूप में बच्चों की तो मानते ही हैं। तो ये पहला, दूसरा और चौथा, ये दोनों में सापेक्ष है, दोनों सही सही है, बट एक में जो है वो डिफरेंशिएशन है, भिन्नता है। चलिए तो यहां तक हो गया, सभी लोगों ने बहुत सही जवाब दिया है। 3 इसका राइट आंसर है, आंसर भी देख लेते हैं, 3 इसका राइट आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से है, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो इसके प्रश्न, इसके जो ऑप्शन है कुछ इस तरह से हैं, पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्च पारंपरिक अवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल एकदम डायरेक्ट प्रश्न है, डायरेक्ट प्रश्न का आपको जवाब दे सकते हैं आप, बिल्कुल डायरेक्ट प्रश्न है। इसका राइट आंसर है, आंसर भी देख लेते हैं, 3 इसका राइट आंसर है। किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था
जवाब जवाब श्रेणीचारण 1, सेजदान 1, सगुन 1, जगदीश, मयूरी दावी 1, कमल मंडा, विशाल सिंह, दीनू राठौर। जवाब जवाब सबके सही आ रहे हैं, जवाब सबके सही आ रहे हैं। यानी यहाँ क्या है, जब बच्चे को वाह्य कारक, जब वाह्य कारक आता है तो वाह्य कारक कौन होता है, तो पहली अवस्था में ही, पहली अवस्था में वाह्य कारक होता है। जबकि तीसरी अवस्था में क्या होता है, इंटरनल होते हैं, आंतरिक कारक होते हैं। पहली अवस्था में पूर्व पारंपरिक अवस्था यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज में, प्री कन्वेंशनल स्टेज में बच्चे का वाह्य कारक होता है, और जब उसका जो लास्ट पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज आती है उसमें आंतरिक कारक होता है। तो ये वाला इसका आंसर जो है वो सही है, एक। एक जो है इसका सही जवाब है। चलिए जवाब ले लेते हैं, जवाब एक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न, 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ सार प्रस्तुत करता है। क्या है, वाइगोस्की के संदर्भ में, वाइगोस्की के संदर्भ में ये ऑप्शंस है, विकास अधिगम से स्वाधीन है, अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, अधिगम विकास का समानार्थक है। यहाँ पे वाइगोस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के संबंध में सर्वश्रेष्ठ स्टेटमेंट क्या हो सकता है, सबसे सबसे बड़ा स्टेटमेंट क्या हो सकता है कि विकास अधिगम से स्वाधीन है, विकास एवं अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रिया है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, और विकास अधिगम की समानार्थक है। क्या हो सकता है इसका जवाब, फिर मैं आगे समझाऊंगा। जवाब दीजिए पहले आप लोग, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब 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 जवाब। कमल मंडा 2, अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रिया है। वंदना मंडा 2, जवाब 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 जवाब। श्रेणी दानचो 2, सगुन सोनी 2, जगदीश चौहान, जितेंद्र सिंह चौहान 2, विशाल सिंह, दीनू राठौर, निधि यादव 2, हिमाली जानी 2, एक ने कहा 2 तो बाकी सभी 2, एक ने कहा 2 तो बाकी सभी ने कहा 2, मयूरी दावी। चलिए तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि वाइगोस्की के अनुसार वाइगोस्की जी क्या कहते हैं। एक है यहाँ पे पियाजे, एक तरफ मैं ले लेता हूं पियाजे को, एक तरफ मैं ले लेता हूं पियाजे को, और दूसरी तरफ मैं ले लेता हूं वाइगोस्की को। तो इन दोनों लोगों में बेसिक फर्क क्या है, ये दोनों लोग लर्निंग और डेवलपमेंट को क्या कहते हैं। एक है लर्निंग, एक को कहेंगे लर्निंग और दूसरे को कहेंगे डेवलपमेंट। एक है लर्निंग और दूसरे को कहेंगे डेवलपमेंट। तो लर्निंग और डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, तो जो पियाजे जी वह कहते हैं कि सबसे पहले डेवलपमेंट आता है, सबसे पहले कहते हैं कि ये डेवलपमेंट सबसे पहले आता है, बाद में लर्निंग आती है, बाद में लर्निंग आती है। जबकि वाइगोस्की जी कहते हैं कि सबसे पहले लर्निंग आती है, सबसे पहले लर्निंग आती है और उसके बाद जो है डेवलपमेंट आता है। सबसे पहले लर्निंग आती है, उसके बाद डेवलपमेंट आता है। ये दोनों साथ साथ में चलते ही नहीं है, जबकि ये दोनों लोग गलत है। लर्निंग और डेवलपमेंट दोनों साथ में चलते हैं। जबकि यहाँ पे स्टेटमेंट क्या पूछा जा रहा है, वाइगोस्की के अनुसार, वाइगोस्की के अनुसार जो है अधिगम तथा विकास के संबंध में क्या है, तो अधिगम के विकास के संबंध में विकास अधिगम स्वाधीन है, यह हो ही नहीं सकता, यह गलत है। अधिगम तथा विकास में समानांतर प्रक्रिया है, ये भी नहीं है, गलत है, क्योंकि ये कहते हैं कि सबसे पहले लर्निंग होती है, बाद में डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे कह रहा है विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, यानी अधिगम प्रक्रिया आगे रहती है, अधिगम प्रक्रिया आगे रहती है, विकास प्रक्रिया पीछे रहती है। वही यहाँ पे कह रहा है कि अधिगम प्रक्रिया सबसे पहले होती है और विकास प्रक्रिया पीछे रहती है। ये वाला आंसर, इसका तीसरा वाला आंसर जो है वो सही है। चौथे वाले आंसर में कह रहा है विकास अधिगम का समानार्थक है, ये तो सबसे गलत है, ये तो सबसे गलत है। यानी दोनों अलग अलग है, विकास अधिगम समानार्थक है, समानार्थक तो कह सकते हैं, ये साथ साथ चलते हैं, बट लर्निंग अलग होती है और डेवलपमेंट अलग होता है। यहाँ पे जो तीन आंसर है वह तीन आंसर यहाँ पे सही है, तीसरा वाला जवाब वह सही है कि लर्निंग सबसे पहले होती है, डेवलपमेंट बाद में होता है। वाइगोस्की के अनुसार, पियाजे के अनुसार कहते हैं कि डेवलपमेंट पहले होता है, लर्निंग बाद में होती है, जबकि लर्निंग और डेवलपमेंट दोनों साथ में चलता है। मैंने एक बार नहीं कई बार आप लोगों के कान में डाला हुआ है, कई बार आप लोगों के कान में डाला हुआ है कि लर्निंग जो है वाइगोस्की के अनुसार लर्निंग पहले होती है। गई भैंस पानी में नहीं नहीं ऐसा नहीं है कमल, ऐसा नहीं है। तो मतलब प्रश्नों को जरा थोड़ा ध्यान से समझना है, प्रश्नों को ध्यान से समझना। ऐसे ही प्रश्न जो है आते हैं, और ये देखिए सीटेट के 2015 में प्रश्न आया हुआ है। तो प्रश्न जो है इसको आपको ध्यान करना है कि लर्निंग जो है वो कब होती है और डेवलपमेंट कब होता है, और कब डेवलपमेंट होता है कब लर्निंग होती है, ये जो प्रश्न आपको ध्यान करना है। चलिए तो ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस होगी तो प्रैक्टिस
प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जो हम परफेक्ट बनेंगे। चलिए तो आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। कह रहे हैं कि उसका विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के विषय वस्तु की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, सामाजिक संकुलन अनुकूलन, अच्छी लड़की अच्छी लड़का अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। यहाँ पे आपको प्रश्नों को वापस से समझना है, यहाँ पे भी अप्लाई करना है, आपको ज्ञान को अप्लाई करना है, जो आपके पास ज्ञान है उस ज्ञान को अप्लाई करके जवाब देना है। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। प्रश्नों को पहले अप्लाई करिएगा, मतलब प्रश्न को अपने माइंड में अप्लाई करिएगा, फिर जवाब दीजिएगा। जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिए, पहले पहले आप जवाब दीजिए, फिर हम बात करेंगे। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की किस विषय वस्तु की अवस्था के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे ये अलग अलग दिए हुए हैं, सामाजिक संकुचन, अच्छी लड़की अच्छा अनुकूलन, कानून व्यवस्था अनुकूलन, आज्ञाकारिता। मतलब एक बच्चा अगर विशिष्ट उत्तर देता है, अगर एक विशिष्ट उत्तर देता है तो उसके पीछे उसका क्या रीजन हो सकता है। गणपत नारनिया, गणपत जी वेलकम, गणपत जी वेलकम। उर्मिला परमार, बहुत बढ़िया। चलिए जवाब है एक आ रहा है, गणपत एक आ रहा है, उर्मिला परमार दो। जवाब 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 दीजिए, जवाब दीजिए। ये पन्ने में भी नहीं होगा, ये आपको, हाँ। सतपाल यादव दो, उर्मिला परमार दो। जवाब दो, सगुन सोनी, अब वापस से दो स्टार्ट हो गया है। हाँ, श्रेणी चारण एक। जवाब जवाब थोड़ा तेजी से दीजिए। एक, शेषदान एक, एक। गणपत नारनिया जी सर, हाँ गुड। विशाखा दाइमा एक, दीनू राठौर, जितेंद्र सिंह चौहान एक। मैं कह रहा कि आपको प्रश्नों को सबसे पहले जब देखना है, ध्यान करना है, ध्यान करना है, ध्यान करना है सबसे पहले प्रश्नों को। भवानी सिंह चारण एक, भवानी सिंह वेलकम। निधि यादव एक। चलिए, मैंने आपको कहा था, मैं कोहल वर्ग की थियरी मैंने बताया हुआ था, क्या बताया हुआ था कि एक तो बच्चा जो है एक अवस्था में दंड, एक अवस्था में बच्चा दंड और आज्ञा के आधार पे जो है जवाब देता है। यानी उसको जितना दंड मिलेगा प्री कन्वेंशनल में, प्री कन्वेंशनल में बच्चा कहता है कि हमको जितना दंड देंगे, जितना दंड होगा उतना जो है मतलब दंड और आज्ञा से बच्चा कार्य करता है, अपने नैतिकता का विकास करता है। फिर ये कानून और व्यवस्था, ये तो होती है प्री कन्वेंशनल में, ये प्री कन्वेंशनल में होती है। और कानून व्यवस्था का जो है अनुकूलन, कानून व्यवस्था के अनुकूलन मतलब जो कानून को अनुकूलन करने लगता है कानून व्यवस्था के आधार पे, तो ये कन्वेंशन में होता है, कन्वेंशन में होता है। अब वहीं पे एक और अवस्था आती है जिसमें बच्चा कहता है कि अपने आप को गुड बॉय और गुड गर्ल समझता है। गुड बॉय और गुड गर्ल समझने के लिए, गुड बॉय और गुड गर्ल कहने के लिए ही, गुड बॉय और गुड गर्ल कहने के लिए वो अच्छा कार्य करता है, विशिष्ट कार्य करता है। गुड बॉय और गुड गर्ल बनने के लिए बच्चा विशिष्ट कार्य करता है कि हम हमेशा ऐसा बने रहें कि हम अच्छे बने रहें। तो उसी के लिए वो क्या है, वह विशिष्ट उत्तर देने की कोशिश करता है, विशिष्ट उत्तर देने की कोशिश वह गुड बॉय और गुड गर्ल बनने के लिए करता है। तो यहाँ पे जो है दो, इसका राइट आंसर है कि गुड बॉय और गुड गर्ल अनुकूलन ही बच्चे को विशिष्ट उत्तर के लिए प्रेरित करता है। चलिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है वह दो है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, कोहल वर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। कोहल वर्ग के सिद्धांत की आलोचना भी हमने एक आलोचना पढ़ी है, एक और है आलोचना, वो क्या है। ध्यान करिए, कोहल वर्ग ने बिना अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किए। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। कोहल वर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। कोहल वर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं के नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। क्या है इसमें एक प्रमुख आलोचना, क्या है सबसे प्रमुख आलोचना इसमें क्या मानी गई है। आलोचनाएं तो है, बट सबसे प्रमुख आलोचना क्या है, जो बहुत फेमस है, जो बहुत फेमस आलोचना वह क्या है। बहुत सारे लोग नए हैं आज, जो नए हैं उनका स्वागत है, और बहुत अच्छा लग रहा है कि वो लोग जुड़े हैं। हाँ, जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। ये सारे प्रश्न जो है वो बहुत ही टफ टफ जगहों से लिए गए हैं। प्रश्नों का कलेक्शन जो है वह बहुत अच्छी जगह से लिया हुआ है, तो आप लोग उसका जवाब दीजिएगा। गणपत नारनिया तीन, सगुन सोनी चार, उर्मिला परमार चार। बहुत फेमस आलोचना वह क्या है।
बहुत सारे लोग नए। जितेंद्र सिंह चौहान 4, सतपाल यादव 4, सोनी यादव 3। कोहल वर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। मनोज मंडा 4, विशाखा दाइमा 4। हाँ, जवाब 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 जवाब। हिमाली जानी 4, जगदीश चौधरी 4। जवाब आने चाहिए, सबको जवाब देने चाहिए, सबको जवाब देने चाहिए। जवाब 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 दीजिए, जवाब दीजिए। विशाल सिंह 4। हाँ, यहाँ पे जो है पर जो जो जवाब है वह 4। चौथा जवाब यहाँ पे सही है कि उसकी जो है उन्होंने महिलाओं महिलाओं के नैतिक तार्किकता को जो है उन्होंने ज्यादा शामिल नहीं किया, ये ज्यादा फेमस है। कोहल वर्ग ने पुरुषों में महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिकता को विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया, महत्व नहीं दिया। ये इनका जो है वो सबसे फेमस है, ये सबसे फेमस है। चले तो 4 इसका राइट आंसर है। अगला चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, एक शिक्षक के रूप में आप रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं। एक शिक्षक के रूप में आप रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं। इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं और समिति भी बनवाते हैं। यानी आप रैगिंग नहीं चाहते हैं, धमकाने के सख्त विरोधी, उसके लिए आप जो है विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं और समिति बनवाते हैं। आप जुड़ने वाले किशोर, आपसे जो जुड़ने वाले किशोर हैं, जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं, वे निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? वे निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? ये भी कोहल वर्ग की ही है, कोहल वर्ग का ही है। ध्यान से समझिएगा कि रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं आप, और इसी आप पोस्टर लगवाते हैं और समिति भी बनवाते हैं। इसी में कुछ किशोर आपके साथ में जुड़ते हैं, कुछ किशोर आपके साथ में जुड़ते हैं, तो वह किस स्तर में आएंगे? परंपरागत अवस्था में आएंगे, पूर्व परंपरागत अवस्था में आएंगे, या पश्च परंपरागत अवस्था में आएंगे, या फिर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाले में आएंगे? किस में आएंगे? किस में आएंगे? किस में आएंगे? जवाब दीजिएगा। जवाब दीजिएगा हेमलता। जवाब 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 किसके तहत आएंगे? कि रैगिंग और धमकाने का एक नियम है, उस नियम को के लिए पोस्टर बनवाए जाते हैं, समिति बनाई जाती है, और इसे जो किशोर जुड़ते हैं वह किस अवस्था में आएंगे? वह किस अवस्था में आएंगे? हिमाली जानी 4, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाले में। हेमलता सरागरा। हाँ, जवाब 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 जवाब। इतना देरी नहीं होनी चाहिए, इतना देरी नहीं लगना चाहिए। कमल चौधरी 1, श्रेणीदान चारण 3। जवाब जवाब कौन सी अवस्था में आएगा बच्चा? कौन सी अवस्था में आएगा? मनोज मंडा 16 का 4, 16वें का 4, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। विशाखा दाइमा सगुन 3, दीनू राठौर 3, मयूरी दावी 3, सोनी यादव 3, सोनी यादव 3, सतपाल यादव 3, जितेंद्र सिंह चारण चौहान, जितेंद्र सिंह चौहान, विशाल सिंह। अब यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान से समझा नहीं। पहली वाली अवस्था में क्या कहा गया है? पहली वाली अवस्था में बच्चे को क्या होता है? वह जो है वह पनिशमेंट, वह पनिशमेंट और ऑर्डर, पनिशमेंट और ऑर्डर के बीच में आता है। पनिशमेंट और ऑर्डर पहला में आता है, और साथ में ईगो आता है। दूसरे में क्या आता है? दूसरे में जो जो रूल्स होते हैं वो बच्चा रूल्स फॉलो करता है, जो रूल्स होते हैं वो रूल्स फॉलो करता है बच्चा, जो भी नियम कानून होते हैं उसको फॉलो करता है। और तीसरे में बच्चा क्या करता है? रूल्स को तोड़ता है, वो अपनी इच्छा के अनुसार से रूल्स तोड़ता है। तो तीसरे वाले में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि रूल्स को तोड़ने में होता है, रूल्स को बनाने और तोड़ने में होता है, साथ में सार्वभौमिकता होती है। पस वाला तो आ नहीं सकता है, पूर्व वाला, ये जो पूर्व वाला वो आ नहीं सकता है, सामाजिक व्यवस्था आ नहीं सकती है। तो आएगा क्या? आएगा जहां पे बच्चा रूल्स को फॉलो करता है, रूल्स को देखता है, रूल्स को समझता है, वो आएगा परंपरागत अवस्था में, यानी कन्वेंशनल स्टेज। यहाँ पे कन्वेंशनल स्टेज राइट आंसर है। आप लोगों को पढ़ाया गया है, बहुत बारीकी से पढ़ाया गया है। अपने नोट्स को भी देखिए, अपने नोट्स को भी देखिए। यह रैगिंग करना, धमकाना, ये क्या है? एक नियम है, एक नियम है। उसी नियम को बच्चा फॉलो करता है, फॉलो करने के लिए उनके साथ जुड़ता है। तो जुड़ता है तो ये नियम है, नियम के साथ में जुड़ता है तो क्या आएगा? वो परंपरागत अवस्था आएगी। अब इसका राइट आंसर है, नहीं, यहाँ पे राइट आंसर है वह परंपरागत अवस्था है, पश्च परंपरागत अवस्था नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर है वह एक, यह एक है परंपरागत अवस्था।
रूल्स का परंपरागत अवस्था आती है। हाँ, यहां पे एक राइट आंसर है, तीन राइट आंसर नहीं है। चलिए, तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगली वाली अवस्था में अगली बात करते हैं। अगला 17वां है, रीमा स्कूल पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। रीमा स्कूल पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत को अनुकूलन बनाने के लिए नियमों में संशोधन किया जा सकता है। बहुमत में करने के लिए नियमों में संशोधन किया जाता है, यह सहपाठी विरोधी है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है यह? अब यहाँ पे पियाजे की बात आ रही है। अब यहाँ पे पियाजे की बात आ रही है, पियाजे के अनुसार किसमें है ये? पियाजे के अनुसार मैंने तीन अवस्थाएं बताई हुई थी आप लोगों को, पियाजे के अनुसार मैंने तीन अवस्थाएं बताई हुई थी आप लोगों को, तो पियाजे के अनुसार किसमें आएगा? पियाजे के अनुसार किसमें आएगा? मैंने बताया था एक तो मोरल 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 रियलिज्म, मोरल इक्वालिटी और मोरल रिलेटिविज्म। मोरल रियलिज्म, मोरल इक्वालिटी और मोरल रिलेटिविज्म, ये तीन नैतिकता मैंने बताया हुआ था। तीन नैतिकता बताया हुआ था किसका? पियाजे का बताया हुआ था। तो पियाजे में यह वाला स्टेटमेंट किसके तहत आएगा कि बच्चा जो है वह सहमत नहीं है, वह बहुमत बनाने के लिए नियमों में संशोधन करवाना चाहता है। तो किसमें आएगा? नियमों में संशोधन करवाना चाहता है, वह किसमें आएगा? किसमें आएगा? ध्यान से पढ़िए। विषमांग नैतिकता, संज्ञानात्मक परिपक्वता, प्रतिक्रिया, सहयोग की नैतिकता। सहयोग की नैतिकता, यहाँ पे अगर आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तभी भी आपको समझ में। वह सोचती है कि बहुमत को अनुकूलन बनाने के लिए नियमों में संशोधन किया जा सकता है। यानी यहाँ पे स्कूल के लिए वह तैयार नहीं है, सहमत नहीं है। सहमत नहीं है तो क्या? सहमत नहीं है तो संशोधन करवाना चाहती है। तो इसके लिए क्या होगा? क्या होगा इसका? वह सहयोग करना चाहती है। वह सहयोग करना चाहती है। स्कूल पिकनिक तय करने में ऋषभ से सहमत नहीं है, तो वह कह रही है कि हाँ, इसमें कुछ सुधार करना चाहिए। तो क्या हो सकता है? वह सहयोग करना चाहती है। यानी यह क्या, यह किस में आएगा? मोरल रिलेटिविज्म में आएगा। मोरल रिलेटिविज्म, रिलेटिविज्म, मोरल रिलेटिविज्म मैंने बताया हुआ था क्या? एक मोरल रियलिज्म, मोरल रियलिज्म और मोरल इक्वालिटी, मोरल इक्वालिटी, मोरल इक्वालिटी के बारे में बताया था और मोरल रिलेटिविज्म के बारे में बताया था। तो इतनी बारे मैंने बताया हुआ था। तो यह किस में आएगा? यह आएगा मोरल रिलेटिविज्म में आएगा। यह मोरल रिलेटिविज्म में आएगा, जिसको कहेंगे क्या? सहयोग की नैतिकता। इसका राइट आंसर है क्या? वह 4 है। राइट आंसर इसका 4। बहुत ही सटीक सटीक प्रश्न है, बहुत ही सटीक सटीक प्रश्न है और अप्लाइड प्रश्न है। बहुत ध्यान से समझ करके प्रश्नों का जवाब दीजिए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थी के घर का वातावरण बहुत महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचनाओं को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? रचनावादी, समाजवादी रचनावादी, व्यवहारवादी या पारिस्थितिकीवादी? बहुत ही मतलब सीधा प्रश्न है, बहुत ही सीधा प्रश्न है। जिन्होंने पढ़ा है वो जवाब दे सकता है, जिन्होंने पढ़ा हुआ वो जवाब दे सकता है। मात्र रचनावादी कंस्ट्रक्टिविज्म या सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म या बिहेवियरिज्म या जो है वह इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोलॉजिकल थियरी। एक को कहेंगे कंस्ट्रक्टिविज्म, दूसरे को कहेंगे सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, तीसरे को कहेंगे जो है वह बिहेवियरिज्म और चौथे को कहेंगे वह इकोलॉजिकल थियरी। किसके तहत आएगा? किसके तहत आएगा? ध्यान करिएगा, पहले समझ करके जवाब दीजिए, समझ करके जवाब दीजिए। ऐसे ही उतावल होकर के जवाब मत दीजिए, उतावल होकर के जवाब मत दीजिए, उतावले बन के जवाब मत दीजिए। व्यवहार को समझने के लिए, कि बच्चे के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर का वातावरण महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचनाओं को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्री के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह किस अधिगम के सिद्धांत से संबंध है? किस अधिगम के सिद्धांत से संबंध है? समझ के जवाब दीजिए, समझ के जवाब दीजिए कि रचनावादी है, समाजवादी रचनावादी है, व्यवहारवादी है या पारिस्थितिकीवादी है। जब यहाँ पे घर का वातावरण आ गया, तो घर का वातावरण आ गया यानी समाज आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे समाजवादी रचनावादी आएगा, समाजवादी रचनावादी आएगा। यहाँ पे जो जवाब है वह 2 है, 2 है। समाज, घर में रह करके बच्चा, समाज के साथ में रह करके बच्चा अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा, अपनी एजुकेशन को ले रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? समाजवादी रचनावादी है। राइट आंसर है 2, राइट आंसर है 2।
चलिए अगला जब प्रश्न ले लेते हैं। कमल मंडा, आपने सही जवाब दिया है, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? कोहलबर्ग के अनुसार प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? तो बहुत ही मतलब सही है। आज्ञा और दंड उन्मूलन, व्यक्तिकता और विनिमीकरण, अच्छे अंत वैयक्तिक संबंध, सामाजिक अनुबंध और जो है व्यक्तिगत अधिकार, ये किसके तहत आएंगे? ये किसके तहत आएंगे? जवाब दीजिए। और इसके इसके और भी कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ, और हैं यहाँ, इतने हैं, इसमें से मिलान करना है आपको, कौन कौन आएगा? आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, वैयक्तिकता और विनिमय, अच्छे अंत वैयक्तिक संबंध, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। बच्चे जो प्राथमिक अवस्था के आते हैं, प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, इसके आधार पर जवाब देना है आपको, और उसमें पढ़ करके जवाब देना है। कोहलबर्ग के अनुसार किसका किसका सही आंसर होगा? कौन सा सही आंसर होगा इसमें? जवाब 2 और 4, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार की बात करेंगे, जब आप यहाँ पे 4 में जाएंगे तो 4 वाला पोस्ट कन्वेंशनल की बात करेगा, और पोस्ट कन्वेंशनल वाले बच्चे जो है वो प्राथमिक विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं। पोस्ट कन्वेंशनल वाले बच्चे वो प्राथमिक विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं। अगर आप 4 की बात करेंगे तो 4 को लेके आएंगे तो ये बच्चे प्राथमिक विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं, ये बच्चे प्राथमिक विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं। अगर 4 को लेके आएंगे आप, 4 वाले ऑप्शन को, 2 सी, सी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। यहाँ पे प्राइमरी वाले बच्चे क्या होते हैं? आज्ञा और दंड उन्मुखीकरण होते हैं, तथा व्यक्तिकता और विनिमय, वो क्या कहते हैं? वो लेन देन कहते हैं ना। भाई आप लोग कहाँ चले गए? क्या आप लोग कैसे समझ रहे हैं? हिंदी है इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं या क्या बात है? प्रश्न को, प्रश्न में यहाँ पे अगर आप ध्यान करेंगे तो प्राइमरी वाले बच्चे क्या कही गई है? 4 से लेकर के 10 वर्ष बच्चे, 4 से लेकर के 10 वर्ष वाले बच्चे प्राइमरी में आते हैं, यानी प्री कन्वेंशनल में आते हैं। अब प्री नहीं, 4 भी नहीं होगा जवाब, 4 भी नहीं होगा, जवाब ए होगा, ए वाला जवाब होगा। इसमें पहला वाला बच्चा जो है वह दंड आज्ञा पालन और दंड के लिए प्रेरित होता है। दूसरा वहीं पे कहता है कि हमको जितना दोगे उतना ही बात करेंगे, जितना दोगे उतना ही बात करेंगे, तो लेन और देन की बात करता है, तो लेन देन की बात करेगा तो, और व्यक्तिकता की बात करेगा तो यहाँ पे ये 2 है, यानी पहला और दूसरा ये दोनों प्राथमिक अवस्था में आते हैं, प्री कन्वेंशनल स्टेज में आते हैं, दोनों प्री कन्वेंशनल स्टेज के तहत आते हैं। तो यहाँ पे जो ये और 2, ये वाला सही आंसर है, यानी ए इसका राइट आंसर आएगा, ए वाला। हाँ, आप लोग पहले प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, ऐसे उतावले होकर के जवाब मत दीजिए, उतावले होकर के जवाब मत दीजिए, बहुत ध्यान से पढ़िए फिर समझ करके जवाब दीजिए। तो यहाँ पे जो है वो राइट आंसर क्या है? वह 1 है, 1 और 2, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण तथा विनिमय। विनिमय मतलब क्या? एक्सचेंज करना, आदान प्रदान करना, भाई गिव एंड टेक, हमको दो हमसे लो। तो गिव एंड टेक कहाँ कही बात कही गई? तो पहली वाली अवस्था में कही गई, ईगो वाले में, इगोसेंट्रिज्म में। चलिए आगे चलते हैं। 20वां सवाल, 20वां सवाल है, लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में विश्वास करता है? व्यक्ति किस अवस्था में यह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने के लिए धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है? क्या है इसका? यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, या सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास? प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िएगा। पूनम सिंह, जितेंद्र सिंह चौहान, हाँ, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में यह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम, देखिए सोशल सिस्टम की बात आ रही है, सोशल सिस्टम, अब आप यहीं से समझ लीजिएगा, सोशल सिस्टम को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने के लिए धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। अब ये किस में आएगा? ये किस में आएगा? यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, सामाजिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, दंड और अभिविन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, किसके तहत आएगा? जवाब किसके तहत आएगा? किसके तहत आएगा? सोशल सिस्टम की बात करी गई थी, सोशल सिस्टम, यहां पे भी सोशल सिस्टम की बात करी, सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने के लिए, और इसमें भी दिया हुआ ही है, यहां भी दिया हुआ ही है। अगर आप प्रश्न को ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो उसमें जवाब दिया हुआ, ऑलरेडी छुपा हुआ है, जवाब ऑलरेडी छिपा हुआ है। गोविंद कुमार, दीनू राठौर, सतपाल यादव, मयूरी दाभी, विशाल सिंह,
निधि यादव, हाँ, और जवाब। चलिए, तो यहाँ पे ये जो चौथा जवाब है वो राइट आंसर है। चौथा जो जवाब है वो राइट आंसर है, चौथा। चार, जवाब वो चार है, वो सही है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 21वां प्रश्न। वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यह व्यक्त करता है कि बालक के महत्वपूर्ण अन्वेषण डिस्कवरीज निर्देशित होते हैं। वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यह व्यक्त करता है कि बालक के महत्वपूर्ण अन्वेषण डिस्कवरीज निर्देशित होते हैं किससे? केवल माता पिता द्वारा, अन्य बच्चों द्वारा, उन प्रौढ़ों द्वारा जो शिक्षक की भूमिका का निर्वाह करते हैं, न ही अन्य बच्चों द्वारा और न ही अन्य प्रौढ़ों द्वारा जो शिक्षक की भूमिका का निर्वाह करते हैं। क्या होगा? इसको ऊपर लेके जाने का काम कौन करेगा? यानी यहां पे अब जेडपीडी की बात आ रही है, यहां पे जेडपीडी ये है और ये है, यहां तक बच्चा आ गया है, यहां से ऊपर लेके जाने का काम कौन करेगा? यहां से ऊपर लेके जाने का काम कौन करेगा? दौलत सिंह 4, श्रेणीदान 4, हेमलता 4। जवाब इसका जवाब दीजिए, 21वें वाले प्रश्न का जवाब दीजिए। 21वें वाले प्रश्न का जवाब दीजिए। 21वें वाले प्रश्न का जवाब क्या होगा? 21वें वाले प्रश्न का जवाब क्या होगा? केवल माता पिता द्वारा, अन्य प्रौढ़ों द्वारा, उन प्रौढ़ों द्वारा जो शिक्षक की भूमिका का निर्वाह करते हैं, न ही अन्य बच्चों द्वारा और न ही अन्य प्रौढ़ों द्वारा। हाँ, कमल मंडा 3, दौलत सिंह 3। आज लोग भांग खाए हुए हैं। दिनेश बंजारा 3, सतपाल यादव 3, पूनम सिंह 3। ऐसी पढ़ाई से पार नहीं होगा बेड़ा। जितेंद्र सिंह 3, लक्ष्मण सिंह, वाह लक्ष्मण, बहुत बढ़िया लक्ष्मण जी, आपका स्वागत है। मयूरी दावी, दिनेश बंजारा 3। चले तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है वो 3, 3 जो है वो राइट आंसर है। 3 यहाँ पे प्रौढ़ों द्वारा ही शिक्षक की भूमिका का निर्वाह किया जाता है। जो प्रौढ़ है, जो भी प्रौढ़ है, वह मोर नॉलेजेबल अदर ही क्या करते हैं? उनको वह अन्वेषण में निर्देशित करते हैं, डिस्कवरी में निर्देशित करते हैं। अन्वेषण मतलब क्या? डिस्कवरी अगर वो बच्चे करेंगे तो उनको गाइड करने का काम कौन करेगा? गाइड करने का काम कौन करेगा? वह मोर नॉलेजेबल अदर जो होंगे वही क्या करेंगे? वो उनको निर्देशित करेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? वह 3 होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, पुनर्बलन के प्राप्त होने से। किससे? वाइगोस्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? ज्यादा परिपक्व हो जाते हैं तब सीखते हैं, या नकल करके सीखते हैं, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, या पुनर्बलन के प्राप्त होने से। बिल्कुल डायरेक्ट प्रश्न है, डायरेक्ट प्रश्न का जवाब आपको देना चाहिए। बिल्कुल डायरेक्ट प्रश्न है। तीन, निधि सगुन सोनी सतपाल यादव 3, श्रेणीचारण दौलत सिंह 3, जगदीश चौधरी 3, दिनेश बंजारा 3, मयूरी दावी 3। चले, हाँ, तो 3 यहां पे इसका राइट आंसर है। 3 राइट आंसर है। 3 वयस्कों और समवयस्कों, मोर नॉलेजेबल अदर, जो मोर नॉलेजेबल अदर होंगे, मोर नॉलेजेबल अदर या मोर इंटेलिजेंट पर्सन, MIP, मोर इंटेलिजेंट पर्सन, मोर नॉलेजेबल अदर कह सकते हैं या मोर इंटेलिजेंट पर्सन कह सकते हैं। मोर इंटेलिजेंट पर्सन, यही इन्हीं के संपर्क में बच्चा क्या करता है? वह सीखता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? वह 3 है। राइट आंसर 3 है। जो मोर नॉलेजेबल अदर होगा ये वो, या फिर मोर इंटेलिजेंट पर्सन होगा वो, उन्हीं के संपर्क में बच्चे क्या करते हैं? वो सीखते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सही जवाब है सभी का, सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। एक बच्चे के भाषा विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण, एक बच्चे के भाषा विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण कारक है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है कि वह दूसरों के साथ जब संप्रेषण करते हैं तभी बच्चे का भाषा विकास होता है? तो यह किसका है? बंडूरा का, वाइगोस्की का, एरिक्सन का, या पियाजे का? सोशल इंटरेक्शन, दूसरों के साथ संप्रेषण मतलब क्या है? सोशल इंटरेक्शन, दूसरों के साथ
दूसरों के साथ संप्रेषण की बात करेंगे तो मतलब क्या, सोशल इंटरेक्शन एक महत्वपूर्ण कारक है बच्चे का भाषा विकास के लिए। यह कथन किसका है, यह कथन किसका है? जवाब, जवाब, सतपाल यादव दो, दो, सगुन सोनी, दीनू राठौर, जगदीश चौधरी, कमल मंडा, सेजदान, जितेंद्र सिंह, पूनम सिंह, मयूरी दाभी, दौलत सिंह। बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया आ रहे हैं सभी के। निधि यादव दो, वेरी गुड। हिमाली जानी, लक्ष्मण सिंह दो, बहुत बढ़िया जवाब है। चलिए और जवाब, दिनेश बंजारा, वाइगोस्की, हाँ सही है। चलिए तो सभी लोगों ने सही जवाब दिया है, सभी लोगों ने सही जवाब दिया है, तो यहाँ पे जो है दो, दो राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 24वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, निजी भाषा इनर स्पीच शब्दावली का प्रयोग पहली बार द्वारा किया गया। इनर स्पीच का शब्दावली का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया है? कोहलबर्ग द्वारा, वाइगोस्की द्वारा, एरिक्सन द्वारा, पियाजे द्वारा। इनर स्पीच का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? इनर स्पीच, इनर स्पीच, इनर स्पीच किसके द्वारा प्रयोग किया गया? निजी भाषा इनर स्पीच शब्दावली का प्रयोग किसके द्वारा पहली बार किया गया? मैंने पढ़ाया हुआ था इंटरनल स्पीच, इनर स्पीच, इसके बारे में मैंने पढ़ाया हुआ था। इंटरनल स्पीच, इनर स्पीच, इन सभी के बारे में पढ़ाया हुआ था। किसके में चर्चा करी गई है, किसने कहा है? ज्योति ओझा डू, दो, बहुत बढ़िया ज्योति जी, आपका स्वागत है। 23 का दो, ज्योति जी बहुत बढ़िया, आप बहुत बढ़िया जवाब दे रही हैं। दो, वाइगोस्की, हाँ, जवाब 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 जय, सही है, सही है, इसका आंसर जो है वो दो है। वाइगोस्की ने इनर स्पीच और इंटरनल स्पीच के बारे में चर्चा करी हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। बहुसंवेदी उपागम का अर्थ है, अगर बहुसंवेदी उपागम है कोई, मल्टी सेंसरी अप्रोच, मल्टी सेंसरी अप्रोच का अर्थ क्या होगा? दृश्य श्रव्य साधन का प्रयोग, विभिन्न संवेदी माध्यमों का प्रयोग, स्पर्श माध्यम का प्रयोग, गति बोध माध्यम का प्रयोग, किसे कहेंगे बहुसंवेदी उपागम? बहुसंवेदी उपागम किसे कहेंगे? बहुसंवेदी उपागम किसे कहेंगे? दृश्य श्रव्य साधन का प्रयोग करने वाले को, विभिन्न संवेदी माध्यमों का प्रयोग करने वाले को, स्पर्श माध्यम का प्रयोग करने वाले को, गतिबोध माध्यम का प्रयोग करने वाले को, किसको कहेंगे? सही बात है, सही बात है, राइट आंसर है, राइट आंसर है। विभिन्न संवेदी माध्यमों का प्रयोग, विभिन्न, हाँ, अलग अलग संवेदी माध्यमों का प्रयोग तो नहीं। जगदीश, श्रेणीदान एक नहीं होगा, दो है, दो है इसका आंसर। विभिन्न संवेदी माध्यमों का प्रयोग, अलग अलग प्रकार की संवेदी माध्यमों का जब प्रयोग करेंगे तो उसे कहेंगे बहुसंवेदी। यहाँ पे दो इसका राइट आंसर है, दो इसका राइट आंसर है। चलिए 26वां प्रश्न लेते हैं। निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी का अर्थ क्या है? जेडपीडी का अर्थ क्या होगा? जेडपीडी का अर्थ क्या होगा, थोड़ा बड़ा है। हाँ, वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। बच्चे के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के माध्य का क्षेत्र, विभिन्न प्रकार के कार्य जो अपनी आयु के अनुसार बच्चे करना चाहिए परंतु वह नहीं कर सकते हैं। पहले समझ, ध्यान से पढ़िए और फिर जवाब दीजिए, ध्यान से पढ़िए फिर जवाब दीजिए, आप इन्हीं में जवाब छुपा हुआ है। जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब यहीं पे छुपा हुआ है, जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब यहीं पे छुपा हुआ है। एक लाइन ये है जहां पे बच्चे की कैपेसिटी है, बिना करे कर सकता है। दूसरी लाइन ये है जहां बच्चा जो है अपनी कैपेसिटी के आधार पे कर सकता है। तीसरी लाइन में यहां पर बच्चा जा सकता है और यहाँ इसके आप ऊपर जाकर के वह कोई सुधार करवा सकता है। जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा, वह प्रक्रिया दो आ रहे हैं सबके जवाब। हिमाली जानी, मयूरी दाभी, निधि यादव, दिनेश बंजारा, हेमलता एक, श्रेणीदान। जवाब 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 जवाब, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? दीनू राठौर दो। निकटस्थ विकास का क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा?
जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब होगा, हाँ यहाँ पे 3 जो है वो राइट आंसर है, 2 हेमलता 2 नहीं होगा, यहाँ पे 3 राइट आंसर है। पहला तो नहीं हो सकता है कि जिसमें शुरू में समझ वाले 2 व्यक्ति समझ पर पहुंचते हैं, यह तो होगा नहीं। यह भी नहीं होगा वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं, तो यहाँ निकटस्थ विकास के क्षेत्र में यह लागू नहीं पड़ता है। 2 तीसरा वाला लागू पड़ता है, बच्चों के वर्तमान पर स्वतंत्र प्रदर्शन, यानी यहां तक बच्चा स्वतंत्र प्रदर्शन कर पा रहा है और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों के द्वारा यानी एमकेओ के द्वारा, एमकेओ मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। यानी यहाँ पे ये बच्चा यहां से यहां तक का जो है वो दूसरे वाले व्यक्ति हैं जो मोर नॉलेजेबल अदर है वो उसको सपोर्ट करते हैं और यहां तक बच्चा अपने से कर लेता है। तो यही जो बीच का क्षेत्र है, ये जो बीच का क्षेत्र है, इसी बीच के क्षेत्र को कहते हैं क्या, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसलिए 3 इसका राइट आंसर है, 3 इसका क्या है, वो राइट आंसर है। मैंने इसको समझाया हुआ था, कई बार बारीकी से समझाया हुआ था, कई बार बारीकी से समझाया हुआ है, तो आप इसको जो है वो याद रखे रहिए कि किसको कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, एक बार मैं वापस से जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को यही समझा देता हूं। ये लाइन है, यहां तक बच्चा यहां से शुरू करता है और यहां तक बच्चे को बिना किसी प्रयास के आता है, ये वाले क्षेत्र को, ये वाले क्षेत्र में बच्चे को बिना किसी प्रयास के आता है। बच्चा यहाँ थोड़ा सा अपने से पढ़ता है, जब ये वाली लाइन में बच्चा जब अपने से पढ़ता है तो ये वाली लाइन को पढ़ करके पास हो जाता है, पढ़ करके पास हो जाता है, तो थोड़ी मेहनत करता है, इधर उधर से पढ़ लेता है तो पास हो जाता है। बट थोड़ा और जब पढ़ेगा, मेहनत करेगा, तो यूट्यूब के जरिए या यहाँ वहां के जरिए यहाँ तक वो कोशिश करके पढ़ सकता है, यानी वहां तक यहाँ तक और कर सकता है। बट यही यहाँ से अगर थोड़ा और बढ़ सकता है जब किसी मोर नॉलेजेबल अदर के जरिए वो सपोर्ट किया जाए, तो यहां तक। तो ये वाली एरिया जो है वही ए वाली एरिया ही जहां इसका टफ एरिया है, ये इसको कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, 27वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है, जवाब नंबर 3 इसका राइट आंसर था। 27वां प्रश्न है, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। लेव वाइगोस्की के अनुसार मतलब क्या कहना है, उनका स्टेटमेंट है, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। स्कीमा के परिपक्वन में बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा सीखते हैं। इसमें क्या राइट आंसर है लेव वाइगोस्की के अनुसार, लेव वाइगोस्की के अनुसार क्या इसका राइट आंसर है? लेव वाइगोस्की के अनुसार क्या राइट आंसर है? बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होगा, स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास होगा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, या भाषा अधिग्रहण यंत्र यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस से बच्चे भाषा सीखते हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहां छिपा हुआ है और कई बार बताया हुआ है। श्रेणीदान चारण, जितेंद्र सिंह, पृथ्वीराज, कमल चौधरी, ज्योति ओझा 3, विशाल सिंह, हेमलता सरागरा, कमल मंडा सी, हिमाली जानी, बहुत बढ़िया, दीनू राठौर। चलिए जो आए उसका भी भला, जो ना आए उसका भी भला। हाँ चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो है वो 3 इसका राइट आंसर है। भाषा, भाषा जो है, भाषा यहाँ पे नहीं, सगुन यहाँ पे नहीं होगा। 27 का 3 सही है। हाँ ये भाषा विकास, भाषा के बारे में वो ज्यादा तवज्जो देते हैं लेव वाइगोस्की जी। तो 27वां जो है इसका राइट आंसर है 3। चलिए आगे चलते हैं। 28वां प्रश्न का जवाब दीजिएगा। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें डॉट डॉट मतलब देते हैं, उनसे गहराई से डॉट डॉट और वयस्क अनुभव स्तर से का मौका देते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से एक एक मतलब चुन लीजिए, एक एक को यहां भरना है। ओहो हाँ सॉरी, अब तो आप लोगों ने देख लिया। चलिए फिर भी आप लोग कोशिश करिए, एक को यहां भरना है, एक को यहां भरना है, एक को यहां भरना है, भर के दीजिए, भर के दीजिए। ज्योति ओझा जी बहुत राइट आंसर, निधि यादव राइट आंसर था। चलिए 28वें प्रश्न का जवाब दीजिए, 28वें प्रश्न का जवाब दीजिए। तीनों में भरना है, तीनों में भरिए, क्या भरेंगे? तीनों में भरिए, क्या भरेंगे? तो आप लोगों ने देख लिया। हेमलता सरागरा। चलिए जवाब 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 जवाब। हाँ चलिए ये तो आप लोगों ने देख लिया है, अभी क्या कहेंगे? हाँ तो यहाँ पे दो दो इसका राइट आंसर है। जानना क्या, कि अभ्यास प्रश्न उन्हें जानना, गहराई से जूझना और व्यापक अनुभव स्तर से जुड़ना, ये उसका राइट आंसर है। ये उसका जो है राइट आंसर है 2। अभी देख लिया आप लोगों ने तो उसके आगे का कुछ है ही नहीं। हाँ हाँ देख लिया है, देख लिया सर। हाँ वो
बोल तो रहा हूँ, देख लिया आप लोगों ने, देख लिया तो जवाब दे देंगे। थोड़ा टफ था, इसमें इसमें आप लोगों की ब्रेन स्टॉर्मिंग होनी थी। इस वाले प्रश्न में आप लोगों की थोड़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग होनी थी, यहाँ पे आपको समझना था, फिर भी आप लोगों ने देख लिया। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, 29वां प्रश्न। हिंदी भाषा सीखने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि उससे कि से उसका नाता न टूटे। किससे नाता न टूटे? व्याकरण सीखने से नाता न टूटे, भाषा प्रयोग से नाता न टूटे, भाषा की परिभाषा नाता नाता न टूटे, और व्याकरण सीखने से नाता न टूटे। हिंदी भाषा सीखने का दायरा इतना बड़ा हो जाना चाहिए कि उससे उससे उसका नाता न टूटे। किससे? व्याकरण सीखने से, भाषा प्रयोग से, भाषा की परिभाषा से, व्याकरण रटने से। जवाब 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 जवाब। ज्योति ओझा 4। 4 कैसे होगा? श्रेणीदान 2, कमल मंडा 2, निधि यादव 2, सगुन सोनी 2, मयूरी दावी 2, दीनू राठौर 2, सतपाल यादव 2, दिनेश बंजारा 2। 2, हाँ, या इसका 2 जो है वो 2 राइट आंसर है कि भाषा प्रयोग से ऐसा होना चाहिए कि उसका नाता ना टूटे। भाषा प्रयोग ही बहुत ज्यादा भूमिका निभाता है। चलिए आगे चलते हैं। 30वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका ने अपने पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका ने पहली कक्षा की टीचर ने अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है। यानी वो अपने एक बच्चे को भाषा को लेकर के चिंतित है, एक टीचर। अब वो क्यों चिंतित है? क्योंकि विद्यार्थियों को घर पर बात करने का को बहुत कम अवसर मिलते हैं। विद्यार्थी को घर पर बात करने का कम अवसर मिलता है। विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग अलग है, यानी मम्मी और पापा दोनों की भाषा अलग अलग है। विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि नहीं दिखाता है। अब वह क्यों चिंतित है? इसका चिंता होने का कारण क्या है? चिंतित होने का कारण क्या हो सकता है? पहली कक्षा की जो टीचर है वो अपने विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है। क्यों चिंतित है? क्योंकि वह यह सोचती है कि उसका बच्चा जो है घर पे बात करना नहीं मिल पाता है, उसके मम्मी पापा दोनों की मातृभाषाएं अलग अलग है। विद्यार्थी साथियों से झगड़ता बहुत है, या विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि नहीं दिखाता है। क्या इसका राइट आंसर हो सकता है? सगुन 4, पठन पाठन में रुचि नहीं दिखाता है। बहुत ध्यान से पहले पढ़िए फिर जवाब दीजिए। मयूरी दावी 4, श्रेणीदान 3, निधि यादव 2। जवाब जवाब आप लोग पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। ध्यान से पढ़ने के बाद जवाब दीजिए। ध्यान से पढ़ने के बाद जवाब दीजिए। ध्यान से पढ़ने के बाद जवाब दीजिए। भाषा सीखने में 3 ईज का बहुत ज्यादा महत्व है। 3 ईज, अब इसी में से एक राइट आंसर है। भाषा सीखने में 3 ईज का ज्यादा महत्व है। 3 ईज का ज्यादा महत्व है। अब बताइए, इसमें से यही इसी में से एक जवाब है। 3 ईज का ही एक जवाब है ये। 3 ईज का ही एक जवाब है। कमल मंडा आपका राइट आंसर है, बिल्कुल कमल ने सही जवाब दिया हुआ है। कमल मंडा, यहाँ पे बच्चे को घर पर बात करने का अवसर कम मिलता है। जब बच्चा घर पे बात ही नहीं करेगा, बात नहीं करने देंगे, तो बच्चे को भाषा का विकास कहां से होगा? बच्चे का घर पर बात कम करने को नहीं मिलता है, तो यहीं से जो है बच्चा पीछे रह जाता है। तो जो है यहीं पे तकलीफ होती है उसको। चलिए, तो ये जो है इसका यहाँ पे एक ही इसका राइट आंसर है। एक इसका राइट आंसर है, तो एक होगा इसका एक पहला। चलिए आगे चलते हैं, अगला लेते हैं। अगले पर आते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लेते हैं इस तरह से कुछ। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है। क्या आप क्या करेंगे? दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, तो आप क्या करेंगे? रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी अपनी मातृभाषा में बात करता है, तो आप क्या कर सकते हैं? क्या करेंगे आप उसके लिए? आप उसके लिए क्या करेंगे? मेरी आवाज पहुंच रही है ना सभी को? हाँ, जवाब दीजिएगा। जवाब दीजिएगा। उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे। क्या कहेंगे? क्या करेंगे आप उसके लिए? क्या करेंगे आप? चल रहा है क्या वहां?
हम्म, आ गया। जवाब दीजिएगा सभी लोग। लक्ष्मण सिंह दो। हाँ, जवाब है इसका दो। जवाब है इसका दो। चलिए, तो उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, 31वां 32वां प्रश्न। बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका दो या दो से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हो। जिस कक्षा में कम से कम दो भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो। जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो। जहां बहुत सी भाषाओं का अध्ययन अध्यापन किया जाता हो। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? राइट आंसर क्या हो सकता है? राइट आंसर, बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका दो या दो से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हो। जिस कक्षा में कम से कम दो भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो। जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो। जहां बहुत सी भाषाओं का अध्ययन अध्यापन किया जाता हो। जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे की बोली को सम्मान दिया जाता हो। चलिए, बहुत बढ़िया, राइट आंसर आ रहा है। चलिए, तो जवाब देख लेते हैं। जवाब क्या है इसमें? तीन है। तीन है, सही जवाब है तीन। चलिए, अगला लेते हैं। 33वां प्रश्न है। 33वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का आंतरिक गुण नहीं है? इंटरनल इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है? पाठ्य पुस्तकों में चित्रों का समावेश, पाठों की संख्या, भाषा शैली, पाठ्य पुस्तक का आवरण। महेंद्र, चार नहीं होगा इसका जवाब। जवाब तीन है। अभी यहां पे इसका ले लीजिए। इस वाले को बताइए, निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का आंतरिक गुण नहीं है? पाठ्य पुस्तक में चित्रों का समावेश, पाठों की संख्या, भाषा शैली, पाठ्य पुस्तक आवरण। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स पाठ्य पुस्तक की क्या नहीं है? जवाब, जवाब कमल मंडा चार, करणी पुत्र चारण, करणी पुत्र चारण चार, मयूरी दावी चार, श्रेणीदान चार, हेमलता, दिनेश बंजारा, कमल चौधरी डी, दौलत सिंह चार। सही है, सही है। चौथा इसका जो है वो जवाब, चौथा जवाब इसका सही है, चार। 34वां प्रश्न लेते हैं। उपचारात्मक हिंदी शिक्षण हेतु प्रयुक्त करते हैं। उपचारात्मक हिंदी शिक्षण हेतु प्रयुक्त करते हैं क्या? मानदंड परीक्षण, उद्देश्य केंद्रित परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण या उपरोक्त कोई नहीं। ध्यान करिएगा, ध्यान करिएगा। उपचारात्मक शिक्षण हेतु कौन सा प्रयुक्त होता है? कौन सा परीक्षण प्रयुक्त होता है? ध्यान से जवाब दीजिएगा, कुछ और समझ के जवाब मत दे दीजिएगा। कुछ और समझ के जवाब मत दे दीजिएगा। उपचारात्मक हिंदी शिक्षण हेतु प्रयुक्त करते हैं क्या? मानदंड परीक्षण, उद्देश्य केंद्रित परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण या उपरोक्त में से कोई नहीं। जवाब दीजिए। मानदंड परीक्षण, उद्देश्य केंद्रित परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? सही जवाब, हाँ। स्क्रीन तक आप लोगों को पहुंच रहा है, इतना देरी क्यों हो रही है आप लोग का जवाब आने में? हमारे यहां तो पहुंच जा रहा है। हाँ, तीन श्रेणीदान, लक्ष्मण सिंह सगुन दो, कमल मंडा तीन, दीनू राठौर तीन, दौलत सिंह तीन, सतपाल यादव तीन। हाँ, तीन जो है उसका सही आंसर है। निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण पर भी एक लेक्चर हो चुका है। निदानात्मक परीक्षण पर भी एक लेक्चर हो चुका है, तो उसको जरा पढ़ लीजिएगा, उसको जरा पढ़ लीजिएगा। तीन, तीन इसका राइट आंसर है, निदानात्मक परीक्षण। चलिए आगे चलते हैं, 35वां प्रश्न लेते हैं। एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। कक्षा 3 का छात्र जो 9 वर्ष के आसपास का है, विकास के किस चरण से मेल खाता है? जवाब दीजिएगा। यहाँ पे अलग अलग है, आप लोग को पढ़ाया गया है, 8 चरण पढ़ाए गए हैं। 8 चरण में क्या क्या होता है उसके बारे में चर्चा करी गई है। बताइएगा इसमें से क्या हो सकता है? शर्मिंदगी बनाम संदेह, परिश्रम बनाम हिंसा, नेतृत्व बनाम अपराध, अंतरंगता बनाम अलगाव। क्या होगा?
क्या होगा इसका सही जवाब? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब दीजिएगा। जवाब दीजिएगा, चलिए सभी लोग। हेमलता तीन, दिनेश तीन। आप लोगों को उनके स्टेज बताए गए थे। आप लोगों को उनके स्टेज बताए गए थे। अगर आप लोगों को स्टेजेस याद होंगे तो याद होंगे। स्टेजेस अगर आप लोगों को याद होंगे तो याद होंगे। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्योरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कंफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। तो बताइए इसमें से क्या हो सकता है जवाब? जवाब, जवाब चार 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 कहां से हो सकता है भाई? चार, चार कहां से हो सकता है? बच्चा इनिशिएटिव, बच्चा जो है क्या करेगा यहाँ पे? जो है जवाब वो दो है। जवाब इसका राइट आंसर श्रेणीदान दो है। हाँ दो है, सगुन सोनी दो है। दो है। आप पुस्तक भी लेकर के बैठ जा करिए, आप लोग कम से कम पुस्तक में ही देख करके बता दिया करिए। परिश्रम बनाम हिंता, परिश्रम बनाम हिंता। 9 वर्ष का बच्चा जब होगा तो उस अवस्था में बच्चा स्कूल जाने लगेगा, और उस समय में बच्चा क्या करेगा? उसका इंफीरियोरिटी वर्सेस इंडस्ट्री आएगा। दो, हाँ दो इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। 36वां प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है। पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है जिससे हम अध्ययन करते हैं। पुस्तक का आकार प्रकार, मुख्य पृष्ठ, जिल्द, प्राक कथन। पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है। पुस्तक का आकार प्रकार, मुख्य पृष्ठ, जिल्द, प्राक कथन। क्या होगा जवाब? इसका जवाब दीजिएगा। पाठ्य पुस्तक जो टेक्स्ट बुक होती है उसमें से हम स्टडी कहां से करते हैं, कहां से देखते हैं? स्टडी करने के लिए हम कहां से देखते हैं? मुख्य पृष्ठ के आकार प्रकार से, पुस्तक के आकार प्रकार से, मुख्य पृष्ठ से, जिल्द से, या प्राक कथन से। हमको स्टडी करने के लिए कहां से मिलता है? यानी कि हमको ये पता चले कि हाँ ये यहाँ से ये चीज यहाँ दी हुई है, कहां से पता चलता है? जवाब 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 जवाब। तीन, जिल्द। जिल्द मतलब होता है उसका वो उसकी मोटाई ऊंचाई। मुख्य पृष्ठ, मुख्य पृष्ठ। ओहो, क्या बात है, क्या बात है! कैसे कैसे इतना इतना इजी प्रश्न है, इतना इजी प्रश्न है। एक पुस्तक देना वहां से। अब ये एक पुस्तक है, आप लोगों को दिख रही होगी पुस्तक। इस पुस्तक में, ये पुस्तक इसका है, इसका आकार प्रकार है। ये पुस्तक आकार प्रकार है। आपको इस पुस्तक से इसके अंदर क्या लिखा हुआ वो कैसे पता चलेगा? इसके अंदर ये इसका मुख्य पृष्ठ, मुख्य पृष्ठ आपको क्या पता चलेगा इसके अंदर क्या लिखा हुआ? अध्ययन कैसे करेंगे आप? ये तो आकार प्रकार हो गया और इसका मुख्य पृष्ठ हो गया, दोनों नहीं हो सकता है। जिल्द, ये जो इसकी बंधावट है, ये दोनों, ये भी नहीं होगा। आपको पता कहां से चलेगा? उसके इंडेक्स से। उसका इंडेक्स जहां लिखा होगा उसी में से आपको पता चलेगा कि इसमें क्या है। तो इंडेक्स इसका राइट आंसर है, मतलब वो प्राक कथन। प्राक कथन इसका रही। पूजा कौशिक जी आपका स्वागत है। अर्जुन प्रजापति, प्राक कथन से। वेरी गुड अर्जुन जी, बहुत बढ़िया, राइट आंसर है प्राक कथन से। सही। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, अधिगम के सामाजिक निर्मितवादी उपागम की विशेषता है। अर्जुन जी आपका स्वागत है। अधिगम के सामाजिक निर्मितवादी उपागम की विशेषता है, क्या है? जवाब, अधिगम के लिए बालक के संज्ञान पर बल देना, अधिगम के लिए सूचना प्रक्रम पर बल देना, अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना, अधिगम के लिए अनुभवों पर बल देना। सामाजिक निर्मितवादी यानी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म यानी वाइगोस्की। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म यानी वाइगोस्की, वाइगोस्की के अनुसार अधिगम कैसे होगा? हाँ सही है, सही है, सबका राइट आंसर है। अधिगम के सामाजिक निर्मितवादी उपागम की विशेषता क्या होगी? अधिगम के लिए बालक के संज्ञान पर बल देना, अधिगम के लिए सूचना प्रक्रम पर बल देना, अधिगम के लिए दूसरों पर सहयोग पर बल देना, अधिगम के लिए अनुभवों पर बल देना। क्या इसका राइट आंसर होगा? राइट आंसर क्या हो सकता है? राइट आंसर क्या हो सकता है? जवाब, अधिगम के लिए बालक के संज्ञान पर बल देना। ये जो सामाजिक निर्मितवादी मतलब कौन? वाइगोस्की। वाइगोस्की जी के अनुसार क्या कहा जाता है कि उसके संज्ञान पर बल देना,
उसके संज्ञान पर बल देंगे देंगे आप, या फिर जो है उसके सूचना प्रक्रम पर बल देंगे, या फिर अधिगम दूसरों पर बल देंगे, या फिर अधिगम के लिए अनुभवों पर बल देंगे, अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देंगे, या अधिगम के लिए अनुभवों पर बल देंगे। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इसका 3, बच्चा दूसरों के सहयोग से, एम के ओ। और क्या, यहाँ पे ग्रुप टीचिंग की बात करी गई है। ग्रुप टीचिंग, हमेशा ग्रुप टीचिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग, टीम टीचिंग, ये सब सारी टीचिंग की बात करी गई है। कोऑपरेटिव टीचिंग, ये सब इसमें बात करी गई है। तो ये सब बच्चा लर्निंग कैसे करेगा? लर्निंग करेगा सबके साथ में रह करके, अपनी बातों को दे करके, उनसे ले करके, अपनी बातों को दे करके, उनसे ले करके। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वह 3 है। राइट आंसर है वह 3 है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न पर 38वें प्रश्न पर आते हैं। कोलबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण प्रदर्शित नहीं करता और बालक के नैतिक तर्क वाय पुरस्कार और दंड से नियंत्रित होते हैं? किसके तहत? अब वाय पुरस्कार और दंड से, तो एकदम बिल्कुल सही आंसर है, राइट आंसर। अगर आप खाली खाली ये पुरस्कार और दंड को ही ध्यान कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पुरस्कार और दंड को ध्यान कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। पुरस्कार और दंड को खाली समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है इसका राइट आंसर। किस में आएगा? पूर्व परंपरागत में आएगा, परंपरागत में आएगा, पश्च परंपरागत में आएगा? ओहो, जवाब भी देख दिया मैंने। चलिए एक 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 चलिए बहुत बढ़िया। आगे अगले का प्रश्न लेते हैं। अगले का प्रश्न लेते हैं 39वां प्रश्न। उपचारात्मक शिक्षण है। उपचारात्मक शिक्षण किसको कहेंगे? एक, हाँ देख लिया, आंसर तो देख लिया। हाँ आंसर दिख गया। हाँ सही है, आंसर दिख गया। पूनम सिंह फिर भी 2 बता रहे हैं। पूजा कौशिक जी 2, हिमाली जानी 2। हम्म, हेमलता 3। 3 कहां से आ गया हेमलता? हमें हेमलता प्रश्न देख नहीं दी क्या? हाँ चलिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। उपचारात्मक शिक्षण है सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना, अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना, बालकों की वर्तनी संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना, शिक्षक की विषय संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? सही आंसर, सही आंसर क्या हो सकता है? राइट। 2 सतपाल 2, श्रेणीदान चारण, दिनेश बंजारा, मयूरी दाभी। सही है। सगुन सोनी, जितेंद्र सिंह चौहान। सही। दिनेश बंजारा 2, राइट आंसर। दौलत सिंह 1 कैसे होगा? सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब होता है कठिनाइयों को दूर करना। अर्जुन जी बहुत सही जवाब दे रहे हैं आप। दूसरा दूसरा इसका राइट आंसर है, अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना, ये राइट आंसर है। चलिए तो सही है, यहाँ पे जो है वो दूसरा वाला राइट आंसर है। चलिए आखिरी प्रश्न लेते हैं। आखिरी प्रश्न है, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य है? बिल्कुल एकदम एकदम मतलब खाली आप आंख खोल करके देख करके जवाब दे सकते हैं। ज्योति ओझा, राइट राइट राइट। हाँ, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य है? ये टीएलएम से प्रश्न है और प्रश्न आया है सीटेट 2011 में। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। चित्रों से पाठ्य पुस्तक को आकर्षक बनते हैं। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। जितेंद्र सिंह चौहान 1, दिनेश बंजारा 1, सगुन सोनी 1, दिनेश बंजारा 1, दीनू राठौर 1, सतपाल यादव 1, मयूरी दावी 1। चलिए सभी के बहुत बढ़िया जवाब हैं। बहुत अच्छा जवाब है सभी का। चलिए अब यहाँ पे आज का जो है सेशन, आज यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर का सेशन था, प्रैक्टिस सेशन 7वां, आज यहाँ पे समाप्त होता है। 40 प्रश्नों की श्रृंखला आज यहाँ खत्म होती है। तो जवाब 1 था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब यहाँ से जो लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया है वो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। और ऐसे ही
मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा 15 तारीख से यानी आज 13 तारीख है, कल नहीं परसों से 9 बजे हम डेली डेली 1 घंटा प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए लेके आएंगे।